कोई 10:30 बजे के बाद ये लोग लौटे, कपड़े बदलते हुए। ये गुड़िया की, नर्सिंग होम की व्यवस्था की, पारुल की सास की तारीफ करते रहे। मैं चुपचाप लेटी रही। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बत्ती बुझाकर ये जब लेटने को हुए तब मैंने एकाएक कहा, पारुल की शादी हमसे 2 साल बाद हुई है और वो 2 बच्चों की माँ बन गई है। ये एकदम चौंके। उनके लिए मेरा यह जुमला एकदम अप्रत्याशित था। अपना बचाव सा करते हुए बोले, उसके पास काम धाम कुछ है नहीं, बैठे बैठे बस बच्चे पैदा कर रही है। और हमारे पास काम ही काम है, इसलिए बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो? कोई सुनेगा तो सोचेगा तुम्हें पारुल से ईर्ष्या हो रही है। क्या मुझे उतना सा भी हक नहीं है? कम ऑन यार, डोंट बी अपसेट। हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। हम लोगों ने नहीं, आपने, या शायद आपके घर वालों ने भी। पहले मकान की किस्तें चुकाने की बात थी, फिर पारुल की शादी का लोन आ गया, और अब शायद काजल की शादी की प्लानिंग होगी। मुझे बताइए, हम अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे? क्यों? हम लोग अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बच्चा ही तो नहीं है, बाकी क्या दुख है तुम्हें? वाह, क्या ज़िंदगी है। इस कमरे में सिमट कर रह गई हूँ मैं। इसके बाहर मेरी कोई दुनिया नहीं है। रसोई में तुम्हारी माँ का एकाधिकार है। अपनी पसंद की चाय भी बनाने जाती हूँ तो वहाँ जैसे भूचाल आ जाता है। ड्राइंग रूम पर पापा जी का कब्जा है। किसी को घर बुलाएं भी तो कहाँ बैठाएं, समझ नहीं आता। और जब किसी को बुला नहीं सकते तो किसी के घर जाते भी नहीं है, संकोच होता है। हम लोग पिक्चर नहीं जा सकते क्योंकि घर में कुंवारी बहनें हैं, उन्हें हर पिक्चर में साथ नहीं ले जा सकते, और अकेले जाना तो महापाप होगा। मैं अपने लिए एक रुमाल तक नहीं खरीद सकती। घर में बराबरी की नंदे हैं, जो कुछ भी खरीदना है सबके लिए खरीदना होगा। हम कहीं घूमने नहीं जा सकते क्योंकि घर का बजट बिगड़ता है। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, बस यही जिंदगी रह गई है। कसम से बोर हो गई हूँ मैं। कम से कम एक बच्चा ही दे दो, कुछ तो मोनोटोन टूटे। ये तुम्हें आज क्या हो गया है? यू आर मेकिंग मी फील गिल्टी। रियली? ये एक ही शब्द मैंने कुछ इस अंदाज में कहा कि वे तिलमिला गए, एकदम उठकर बैठ गए और निर्णायक स्वर में बोले, तो मेरा मजाक बना रही हो ना? ठीक है, तो कान खोलकर सुन लो। काजल की शादी तक इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। ओके, नाउ गुड नाइट। गुड नाइट कहकर उन्होंने तो करवट बदल ली, पर मैं सो नहीं सकी। मेरे लिए वो बड़ी ही बैड नाइट थी। पारुल के यहाँ बेटी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बाकायदा कार्ड वगैरह बांटे गए। हम लोग भी ढेरों सामान के साथ वहां पहुंचे थे। रास्ते भर मम्मी पापा जी पारुल के सास ससुर का गुणगान करते रहे कि कितने सुलझे हुए लोग हैं। बेटी का जन्मोत्सव भी उसी शान के साथ मना रहे हैं। काजल खुश थी कि जीजाजी ने उसका अनुरोध मान लिया है। गुड़िया के नामकरण का जिम्मा उसे ही सौंपा गया है। मैं पूरे रास्ते चुप थी, पर किसी ने भी मेरी चुप्पी को लक्ष्य नहीं किया। इस घर में मुझे इतनी अहमियत कभी दी ही नहीं गई। कभी कभी लगता है कि ये लोग मेरा अस्तित्व ही भूल गए हैं। उनके लिए तो मैं बस एक चलता फिरता एटीएम हूँ। पारुल का घर आंगन मेहमानों से भरा हुआ था। डीजे भी बज रहा था और ढोलक भी। सजी धजी पारुल गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। मैंने गुड़िया को गोद में लेना चाहा तो किसी ने अध बीच में ही उसे लपक लिया। गुड़िया रानी, नेक हमारे पास भी तो आओ। मैंने देखा, वो पारुल की चाची सास थी। दोनों भाइयों के घर अगल बगल ही कंपाउंड में बने हुए थे। रोज का आना जाना था, और ये ऐसे जता रही है जैसे बच्ची को पहली बार गोद में ले रही है। इस बात का मर्म तुरंत मेरी समझ में आ गया। मन एकदम खट्टा हो गया। उसके बाद मैं एक जगह जाकर जो बैठी तो उठी ही नहीं। पर वहां भी किसी ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। तरह तरह के वाक्य मेरे कानों से टकराते रहे। कार्तिक, मामी से कहो हमारे साथ खेलने के लिए एक छोटा भाई जल्दी से लाए। अनु, तुम कब मिठाई खिला रही हो भाई? देखो, पारुल पीछे से आकर आगे निकल गई। समधीन,
अब आपके यहाँ भी बधावा बजना चाहिए। कब से इंतज़ार कर रहे हैं। पारुल की सास ने तो मम्मी जी को एकदम घेर ही लिया। बहन जी, अब अनु को सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए। 5 साल बहुत होते हैं। अरे भाई, हमने तो कई बार कहा कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक एक दो जितने करने हैं कर लो। एक दो से ज़्यादा तो वैसे भी आजकल कौन करता है। पर हमारी कोई सुने तब ना। आप तो जानती हैं, बच्चे होते हैं तो आज़ादी में थोड़ा सा खलल पड़ता है। इतनी देर से लोग मुझे टोक रहे थे, कोंच रहे थे। मन एकदम लहूलुहान हो गया था। पर मम्मी जी की बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग ही लग गई। इतना झूठ भी कोई बोल सकता है। चलते समय मैंने पारुल की सास के पैर छुए तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान के राज में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते, नहीं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। वैसे भी हर चीज़ समय से ही अच्छी लगती है। बहुत देर करोगी तो समस्या हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम चाहेंगे बच्चा हो ही जाएगा। मेरी बात पर गौर करो, समझी। मैंने विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर कहा। चाची जी, मैं जानती हूँ आप जो कह रही हैं मेरे भले के लिए ही कह रही हैं, पर क्या करूँ, मजबूरी है। फिलहाल हमारे यहाँ बैन लगा हुआ है। कैसा बैन? काजल की शादी तक घर में बच्चा नहीं आएगा। क्या बात करती हो? सच कह रही हूँ। मेरी शादी के समय एक पंचवर्षीय योजना थी। पहले मकान की किस्तें चुकाई जाएंगी, फिर पारुल की शादी का लोन पटाया जाएगा। अब ये योजना 2 साल आगे सरक गई है, क्योंकि काजल की शादी के लिए तैयारी हो रही है। तो फिलहाल बच्चे के लिए न समय है न बजट। क्षण भर को उपस्थितों में जैसे सन्नाटा छा गया। पारुल मुंह में आंचल ठूंसकर रुलाई रोकते हुए उठकर चली गई। मेरा पूरा परिवार सकते में था। मम्मी पापा जी के चेहरे पर जैसे राख फूट गई थी। पापा जी गुस्से से थर थर कांप रहे थे। समधियाने का लिहाज करके ही चुप थे, वरना गदर मचा देते। मुझे लगा था लौटते हुए गाड़ी में भी बमबारी शुरू हो जाएगी, पर वैसा नहीं हुआ। सब चुप थे। शायद इन्होंने हिदायत दे रखी थी। घर पहुंचकर महाभारत होना निश्चित था, इसलिए मैंने सीधे अपने कमरे का रुख किया। कपड़े बदलकर बिस्तर में दुबक गई। ये कमरे में आए तब एकदम भरे हुए थे। नीचे काफी फायरिंग झेलकर आए थे। अब सब कुछ मुझ पर खाली करना चाह रहे थे। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती थी? हर बात का जवाब देना क्या जरूरी था? 2 मिनट? मैं पूरे 2 घंटे वहां चुपचाप बैठी लोगों की ऊल जुलूल बातें सुनती रही, ताने तिशने झेलती रही, पर मैंने किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया। पर जब मम्मी जी ने खुद मुझ पर आरोप लगाना शुरू किया तो मुझे अपना बचाव तो करना ही था ना। ऐसा क्या कह दिया मम्मी ने? आपने सुना नहीं था? वह बोली कि हम तो बार बार कह रहे हैं अब एक आध बच्चा हो जाने दो, पर वो तैयार नहीं होती। बच्चों से आज़ादी में खलल जो पड़ता है। बस, ये हिपोक्रेसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हिपोक्रेसी? तुमने मेरी माँ को हिपोक्रेट कहा? तुम्हारी ये मजाल। और उनका हाथ एकदम उठ गया। पता नहीं कैसे मैंने इस प्रतिक्रिया को भाप लिया था, इसलिए मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने उनका हाथ हवा में ही थाम लिया। अपनी दोनों मुट्ठियों में मैंने उनकी कलाई कसकर पकड़ ली और कसेले स्वर में कहा, बस इतनी ही मर्दानगी शेष रह गई है। बीवी की कमाई खाने वाले को इतना ताव शोभा नहीं देता। उनकी आंखें गुस्से में फट पड़ने को हुई। दांत पीसकर बोले, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बाय ऑल मीन्स, मैंने शांति से कहा। अगर कुछ बाकी बचा हो तो खुशी से पी लेना। वैसे 5 सालों में आप लोगों ने मुझे पूरा ही निचोड़ लिया है। उनके तेवर एकाएक ढीले पड़ गए। आवेश ठंडा पड़ गया। घुर्रा कर बोले, अपनी नौकरी पर बहुत नाज है ना तुम्हें? कल से घर बैठो। तुम्हारे इस घर में आने से पहले भी हम जी रहे थे, आगे भी जी लेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक झटके से उनका हाथ छोड़कर आराम कुर्सी में जाकर धंस गई। उनका तो पता नहीं, पर मैंने पूरी रात आंखों में ही काट दी थी।
उसी आराम कुर्सी पर। रात क्या थी, काल रात्रि थी, किसी तरह कट ही नहीं रही थी। आधी रात के बाद धीरे से उठकर मैंने अपना एयरबैग निकाला, उसमें ज़रूरी कपड़े और पैसे रखे और सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह जैसे ही नीचे का गेट खड़का, मैं समझ गई कि मम्मी पापा जी घूमने निकल गए हैं। मैं धीरे से नीचे उतरी, गेट खोलकर सड़क पर आ गई। कॉर्नर पर एक रिक्शा मिला, उस पर बैठकर सीधे स्टेशन की राह ली। रास्ते भर मेरा मोबाइल रुक रुक कर बजता रहा। मैं फौरन काट देती थी। थोड़ी देर बाद फिर बज उठता। उकता कर मैंने फिर स्विच ऑफ ही कर दिया और सो गई। अरसे बाद जनरल बोगी में सफ़र कर रही थी, पर रात भर की जगी हुई थी, इसलिए बैठे बैठे भी खूब अच्छे से नींद आ गई। उठी तो खूब फ्रेश लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मुझे देखकर सब चौंक पड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा आगमन शायद अपेक्षित था। पापा छूटते ही बोले, तुम घर से कहकर नहीं चली थी क्या? क्यों? सुबोध का 2-3 बार फोन आ चुका है, बहुत वरीड लग रहा था। पापा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि फोन की घंटी फिर बजी। शायद उसी का होगा। पापा बोले और उन्होंने फोन उठा लिया। हाँ हाँ, आ गई है, बस अभी अभी घर में घुसी है। फिर उन्होंने मुझसे इशारे से पूछा कि बात करोगी, तो मैंने मना कर दिया। वो अभी बहुत थकी हुई है ना, थोड़ी देर बाद तुमसे बात कर लेगी, पापा ने कहा और फ़ोन रख दिया। तब तक माँ चाय ले आई थी। चाय पीकर मैं माँ के कमरे में ही जाकर लेट गई। ऐसी नींद लगी कि खाने के लिए माँ को जगाना पड़ा। खाने के टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। भैया भाभी भी काम से लौट आए थे, पर मुझसे किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। शायद माँ ने ताकीद कर दी होगी। सब ने वातावरण को सहज बनाने की भरपूर कोशिश की। उनकी ये सदाशयता देखकर मेरा मन भर आया। मुझे नॉर्मल होने में 2 दिन लगे। फिर एक दिन दोपहर में एकांत पाकर मैंने माँ को सारी बात बताई। इनके हाथ उठाने के बाद मैं फिर भी छिपा गई। कह देती तो शायद अपनी ही नज़रों में गिर जाती। फिर एक दिन पापा ने मुझे पास बैठाकर कहा, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब बताओ आगे क्या इरादा है? अभी कुछ सोचा नहीं है पापा, पर एक बात तय है, मैं वहाँ लौटकर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी नौकरी ट्रांसफ़र करवा लूंगी, नहीं हुआ तो दूसरी ढूंढ लूंगी। इस बीच इनके फ़ोन आते रहे। एक बार मैंने ही उठा लिया था। बोले, आना चाहता हूँ। मैंने कह दिया, अपमान सहन करने की क्षमता हो तो आने का मन बनाना। उस दिन के बाद फिर फ़ोन आना बंद हो गए। इस विचित्र परिस्थिति में, अजीब सी मनस्थिति में दिन गुजर रहे थे। अड़ोसी पड़ोसियों को, नाते रिश्तेदारों को भनक पड़ गई थी। खुसुर फुसुर होने लगी थी। मुझसे किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, पर मैं जानती थी कि घर वालों को रोज ही इस अप्रिय विषय से दो चार होना पड़ता है। एक दिन रात के खाने के बाद हॉल में माँ पापा भैया भाभी सब ने मुझे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। पापा बोले, बेटा हम नहीं जानते कि तुम दोनों के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ। हम तो उतना ही जानते हैं जितना तुमने अपनी माँ को बताया है। पर अब मुझे ये बताओ कि जो कुछ भी हुआ, क्या वो इतना गंभीर है कि उसके लिए तुम अपना घर, अपनी शादी, अपना भविष्य दांव पर लगा दो? माँ पापा को कैसे बताती कि उस दिन पल भर को ही सही मैंने उन आंखों में प्रतिहिंसा की जो लपट देखी थी, उसमें मेरे भीतर जो कुछ कोमल था, मधुर था, प्रेयस था, सब जलकर राख हो गया है। अब उस राख को कुरेदने का मेरा मन नहीं था। पापा, मैंने कांपते स्वर में कहा, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने लिए। शट अप! भैया एकदम गरजे। फालतू बात मत करो। पापा जो कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। मैं अपनी बात बहुत पहले कह चुकी हूँ, मैंने निर्णायक स्वर में कहा। ठीक है, तो अब हमें आगे की कार्यवाही करनी होगी। हम यूं हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते। फिर पापा ने सुबोध को लंबा पत्र लिखा, मुझे दिखाया भी था।
लिखा था कि कारण जो भी रहा हो, अनुश्री अब वापस जाना नहीं चाहती। तो अब हमें इस स्थिति का समस्या का वैधानिक निराकरण करना होगा ताकि ये अनिश्चय की स्थिति समाप्त हो। तुम दोनों बंधन मुक्त होकर अपनी अपनी राह चलने को स्वतंत्र हो जाओ, यही श्रेयस्कर रहेगा। इसके लिए आपसे समझौते का एक अच्छा विकल्प है। इससे पैसा भी बचेगा और समय भी। न्यायालयी प्रक्रिया लंबा समय लेती है, उसमें छिछालेदारी भी बहुत होती है। माँ ने बहुत चाहा था कि हम दोनों एक बार साथ बैठकर शांति से बात करें तो कोई हल निकल जाएगा, पर मैंने साफ मना कर दिया। माँ को बहुत बुरा भी लगा। वे सहज क्षमाशील वृत्ति वाली महिला है। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनकी बेटी में ये अक्खड़पन, ये हठधर्मिता कहाँ से आ गई। इस बीच मेरी दोनों नंदों के भी 2-4 बार फोन आए। मैंने उन्हें बताया कि जो कुछ हुआ अचानक नहीं हुआ है। शायद बहुत दिनों से मन में कुछ धधक रहा था, जिसका स्फोट हुआ है। अरसे से हम दोनों के बीच एक तनाव व्याप्त था। ब्रेकिंग पॉइंट तो आना ही था। वैसे मैंने उसे आश्वस्त किया कि ननद भाभी का रिश्ता चाहे न रहे, हम लोगों के बीच स्नेह बना रहेगा। ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है। मैंने सोचा था आपसे समझौता मतलब तुरंत फुरत कार्यवाही होगी, पर सारी प्रक्रिया बड़ी लंबी, उबाऊ और जानलेवा थी। कहने को मामला आउट ऑफ कोर्ट था, पर वहाँ वकील थे, पुलिस थी, गवाह भी थे। सबकी पेशी हुई, सबके बयान हुए। ससुराल का पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। हम लोग एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहे, पर कोई बात नहीं हुई। मेरा मन हो रहा था मम्मी पापा जी को प्रणाम कर लें, पर डर लगा अगर उन लोगों ने पैर पीछे खींच लिए तो इतने लोगों के सामने मेरी किरकिरी हो जाएगी। वैसे भी वे लोग अब मुझे आशीर्वाद देने से तो रहे। इन्हें पूरे 10 महीने बाद देखा था। काफ़ी दुबले और बुझे बुझे से लगे। हम लोग पूरे वक्त एक दूसरे से आंखें चुराते रहे, सिर्फ ज़रूरत भर की बात की। तिरस्कार या उपेक्षा जो भी हो, दोनों तरफ समान ही थी। हमारी तरफ से कोई मांग नहीं थी, इसलिए ज़्यादा खींचतान नहीं हुई। सेटलमेंट आसानी से हो गया था। पापा ने कहा, बिटिया आवेश में घर से खाली हाथ ही निकल पड़ी थी। उसका सारा सामान वहाँ छूट गया है। उसके लिए आदेश दिया जाए। तुरंत आदेश मिल गया। वहाँ से निकलते हुए पापा ने पूछा, अपना सामान लेने अभी चलोगी या? पापा प्लीज़, मैंने कांपते स्वर में कहा तो पापा समझ गए। अच्छा अभी रहने देते हैं, कल का पूरा दिन अपने पास है, कल देखते हैं। सुबह भैया मेरे कमरे में आए, बोले तैयार हो जाओ। मैंने कहा, भैया मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैंने ये लिस्ट बनाकर रखी है, ले जाइए। दे दे तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। भैया ने लिस्ट देखी, काफ़ी लंबी थी। मेरा लैपटॉप, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स, 2 पासबुक्स, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मेरी कुछ पेंटिंग्स, किताबों का कलेक्शन और मेरे शमस्रोता। बस, भैया बोले, और कुछ नहीं? कपड़े जेवर वगैरह? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे होटल के कमरे में छोड़कर भैया और पापा चले गए। काफ़ी देर बाद लौटे। मुझे तो चिंता होने लगी थी। भैया का स्वभाव जानती हो ना, कभी भीड़ तो नहीं गए दोनों। लौटकर भैया ने बताया, तुम्हारी सारी चीज़ें अलमारी में रखी गई थी। सुबोध ने मुझे चाबी दे दी थी। घर जाकर अलमारी अलमारी खंगाल लेना। आप क्या अलमारी उठा लाए? हाँ, और लॉकर से तुम्हारे जेवर भी मंगवा लिए थे। देख लो, सब है तो। होंगे ही, कहाँ जाएंगे? मुझे उन लोगों पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। तुम्हारी शादी में दोनों के लिए चांदी की 2 थालियाँ दी थी, याद है? हर थाली के साथ 5-5 कटोरियाँ और एक एक गिलास थी। तो शादी के बाद कभी यूज़ किया था? नहीं, मौका ही नहीं आया। एक सेठ पारुल की शादी में दूल्हे राजा को भेंट कर दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं था ना? मैं जानता था। सुनकर मुझे तो आग लग गई। मैंने कहा, मुझे पारुल के घर ले चलिए, मैं अपना सामान ले लूँगा।
फिर तुम्हारे ससुर एकदम गिड़गिड़ाने लगे। मेरे दुर्दांत ससुर गिड़गिड़ाने लगे? आश्चर्य से बोले। ऐसा गजब मत कीजिए, उन लोगों तक ये बात नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। बिटिया जिंदगी भर सिर नहीं उठा सकेगी। हम आपको इसी वजन का सेट बनवा कर दे देंगे या इसकी कीमत दे देंगे। फिर क्या? बिटिया का नाम सुनते ही पिताश्री पिघल गए। बोले, मैं किसी की बेटी का दुख नहीं देख सकता, ये सेट भी आप रख लीजिए। काजल की शादी में हमारी ओर से दूल्हे को नज़र कर दीजिए। ग्रेट पापा, मैंने मन ही मन कहा। फिर तो मुझे ऐसा ताव आया कि मैंने सारा सामान समेट लिया, सिर्फ पलंग और डाइनिंग टेबल छोड़ दिए। घर में जगह कहाँ है, भीड़ बनाने से क्या फ़ायदा। तभी पापा कमरे में आए और बोले, अजय, ये टीवी ट्रक में ठीक से चला तो जाएगा ना, कि साथ में रख लें? मैंने खूब अच्छे से पैक करवा लिया है पापा, डोंट वरी। आप लोग टीवी भी ले आए हैं? मैंने पूछा। तुम्हारी चीज़ थी तो लाएंगे नहीं? मेरी चीज़ थी, पर मैंने एक बार भी उस टीवी से कोई कार्यक्रम नहीं देखा। मेरी शादी से पहले ड्राइंग रूम में एक छोटा सा टीवी रखा रहता था। नए टीवी के आते ही छोटा हमारे कमरे में आ गया, बड़ा ड्राइंग रूम की दीवारों पर सज गया। श्रीमान जी बोले, अपने कमरे के हिसाब से बहुत बड़ा है। उसी टीवी के बिना ड्राइंग रूम की वो दीवार कितनी सोनी लग रही होगी। छोटा वाला शायद फिर नीचे आ गया होगा। चलो बेटा, ट्रक को रवाना कर दें, फिर अपनी तैयारी करते हैं, पापा ने कहा। आप लोग ट्रक लेकर आए हैं? तो इतना सामान क्या कंधे पर टांग कर ले जाते? ज़रा खिड़की से झांक कर देखो तो कितना सामान है। मैंने देखा। होटल के गेट के पास एक मिनी ट्रक खड़ा था। उसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमारी, सोफ़ा सेट और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। इतना सब सामान निकल जाने के बाद घर तो एकदम वीरान लग रहा होगा, मेरे दिल की तरह। और इतना सब सामान पापा रखेंगे कहाँ? एक कोने में फालतू पड़ा रहेगा मेरी तरह। अच्छा बेटा, तुम अपनी तैयारी करो, हम ट्रक रवाना करके आते हैं। पापा पापा एकदम रुक गए, पीछे मुड़कर बोले, कहो बेटा। क्या? मुझे लगा तुमने मुझे आवाज़ दी थी। नहीं तो, साफ झूठ बोल गई मैं। मुझे भ्रम हुआ होगा। अच्छा, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना, होटल में 10 तरह के लोग घूमते हैं। पापा चले गए तो मैंने दरवाजे को ठीक से बंद कर लिया। बंद दरवाजे पर सिर टिकाकर खड़ी हो गई मैं। पापा, मैंने कहा, ससुराल जाते समय मेरे साथ और भी तो सामान था। मेरे सतरंगी सपने, मेरे सुनहरी आशाएं, ढेर सारी सलोनी उमंगें और सहज सरल विश्वास। मेरा यह सामान कब लौटेगा? कौन लौटाएगा? दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तथा परिचितों में शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।